गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पेज 118 यानी कि 118। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट था जिसमें कि ह्यूमन जीनोम का मतलब होता है अ सेट ऑफ जीन्स या अ कलेक्शन ऑफ जीन्स फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं जीनोम। जीनोम की डेफिनेशन है set of genes in an organism। इसको जीनोम कहते हैं। इस जीनोम के अंदर सारी जीन्स को सीक्वेंस करना, यानी कि हर जीन को एक के बाद एक पता लगाना कि इसकी सीक्वेंस क्या है, इस जीन की न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से, और इसकी फंक्शन क्या है, इसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोसेस था, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसमें बहुत साल लगे। इसका कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। देखो, ये 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था और इसमें इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर है। 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम में। तो यानी कि एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है, उसमें इतने बेस पेयर पाए जाएंगे। और एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट बताई है वो है कितने डॉलर? $3 पर बेस पेयर। तो अगर $3 को इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है $3 बिलियन और $9 बिलियन। $9 बिलियन कॉस्ट है ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की। अब ये तो बात हुई कि इसमें पैसा कितना खर्च हुआ और समय कितना खर्च हुआ। अब ये देखो कि ये कितने स्पेस में आया, यानी कि इस डेटा को रखने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ी। अब जगह तो ये है कि आजकल क्या है कि कंप्यूटर्स में डेटा सेव होता है, लेकिन अगर इसको कंपैरिजन इस बात से करें कि अगर लाइब्रेरी के हिसाब से और बुक्स के हिसाब से करें, तो इन्होंने ये लिखा है कि अगर एक पेज ऐसा है जिसमें कि 1000 लेटर्स हैं और इस तरह के 1000 पेज से मिलके एक बुक बनी है, तो इस तरह की 3300 बुक्स हमें चाहिएगी, तब जाकर ये जो हमारा डेटा है इसका वो एक साथ कंपाइल हो पाएगा। तो इन सारे आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि ये सारा जो डेटा था इसमें इन्वॉल्व वो कितना सारा था। तो इस डेटा की वजह से हमें क्या चाहिए थे? हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस चाहिए थे, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स चाहिए थे जो इस सारे डेटा को हैंडल कर सकें। जैसे सारा डेटाबेस एक सुपर कंप्यूटर में है और अलग अलग देशों के वैज्ञानिक या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिक उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं कि ये फला जीन का क्या फंक्शन है, ये किस क्रोमोसोम पे किस पोजीशन पे लोकेटेड होती है। तो इस तरह के डेटा उस सुपर कंप्यूटर से एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है। अब जो ब्रांच नई डेवलप हुई धीरे धीरे, जो बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर्स हैंडल कर रहे थे, उस ब्रांच का नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नई ब्रांच थी बायोलॉजी की, जिसमें बायोलॉजिकल डेटा जैसे कि ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन प्रोटियोम, ह्यूमन ट्रांसक्रिप्टोम, है ना। प्रोटियोम का मतलब होता है एक ह्यूमन बीइंग में कितने टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसका कलेक्शन को कहते हैं प्रोटियोम। एक ह्यूमन बीइंग में कितने टाइप के mRNA पाए जाते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्ट पाए जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। और जीनोम तो मैंने बता ही दिया। इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब देखो, यहाँ शुरू में इन्होंने पहले पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि ये वाला जो प्रोसेस था ये कब लॉन्च हुआ था? ये 1990 में हुआ था। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जब हमें हर जीन का फंक्शन पता चल जाएगा तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी जीन के ख़राब होने से ह्यूमन बीइंग में किस तरह के डिसऑर्डर्स देखने में आते हैं। उससे क्या हुआ कि फिर हम हर चीज़ को क्योर करना सीख जाएंगे, किसी भी तरह के कैंसर या किसी भी तरह की घातक बीमारी, क्योंकि हमें फिर हर जीन का फंक्शन पता होगा। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। देखो, आगे इन्होंने इसके गोल्स को पॉइंट्स में दिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी जीन्स हैं ह्यूमन बींग्स में, कितने जीन्स हैं ह्यूमन डीएनए में? 20,000 से 25,000 जीन्स हैं
यानी कि ये जो था ये तो बेस पेयर था कि कितने बेस हैं। अब सारे बेस तो अलग अलग जीन्स नहीं होते, सेट ऑफ बेसेस मिलके जीन बनता है। तो जीन्स की संख्या है 20 से 25,000 को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उनकी पहचान करना। दूसरा है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसके हमें क्या पता लगना, 2 पॉइंट सीक्वेंस ऑफ ऑल बेस पेयर। सीक्वेंस का मतलब उनका क्रम पता लगाना कि वो किस तरह से प्रेजेंट है। और पहला वाला टारगेट क्या था हमारा, टू आइडेंटिफाई जीन्स, टू आइडेंटिफाई जीन्स यानी कि उनकी पहचान करना, क्या उनकी फंक्शन है। तीसरे नंबर पे आता है कि इस डेटाबेस को स्टोर करना, टू स्टोर डेटाबेस इन कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर में सेव करना है, ये अगला टारगेट है। फिर है इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना जो कि इस डेटा को एनालाइज कर सके। सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है ये जो जानकारी है या इससे प्राप्त जो नई तकनीक है उस तकनीक को दूसरे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रांसफ़र करना है ना। जैसे हेल्थ सेक्टर में इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है। इसके बाद है एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इश्यूज को एड्रेस करना, इश्यूज को एड्रेस करना क्योंकि इन चीज़ों से बहुत सारे नए नए इश्यूज पैदा हो सकते हैं, जैसे कि एथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज। लीगल का केस एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी पर्सन ने अपना जीनोम दिया है उस जीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि वो एक वॉलंटियर था, उसने अपने डीएनए का सैंपल दिया कि जीन्स की सीक्वेंसिंग कर लो, जीन्स की फंक्शन पता लगा लो, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो उसने दिया उस पर लीगली किसका हक था? लीगली उस पर्सन का ही हक था जिसने सैंपल दिया, है ना। और फिर बाद में उससे प्राप्त जो डेटा है उस पर कौन अपना हक जताएंगी? वो कंपनी जिसने की सीक्वेंसिंग की है। तो ये तो था लीगल इश्यूज। इसके बाद आता है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज ये है कि जब मनुष्य हर एक जीन का फंक्शन जान जाएगा तो वो ह्यूमंस के डेवलपमेंट में और ह्यूमंस की बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसमें भी इंटरफेयर करने लगेगा। तो ये था एथिकल इश्यूज, यानी कि नैतिक इशू है। इसके बाद आता है सोशल इश्यूज। तो सोशल इशू भी क्रिएट होंगे जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीनोम से प्राप्त जानकारी को यूज़ करेगा, तो ये सोशल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। आगे देखो, इन्होंने इसकी जानकारी दी है कि ये जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था। कि किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसके बाद दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, है ना, ये दूसरा था। इसके बाद है वेलकम ट्रस्ट यूके, वेलकम ट्रस्ट यूके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तो अमेरिका का है और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का है। और इसके अलावा वेलकम ट्रस्ट कहाँ का है? इंग्लैंड यानी कि यूके का। इसके बाद कंट्रीब्यूशन का अलग अलग कंट्रीज से आई, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और दूसरे और कंट्रीज 2003 में कंप्लीट हुआ। अब इसके डीएनए के वेरिएशंस जो थे, इनसे क्या क्या आगे क्रांति आ सकती थी वो इन्होंने आगे दिया है कि कैसे हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह हम भविष्य में
कितने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि किस जीन का क्या फंक्शन है तो हम ये भी पता लगा पाएंगे कि किस तरह से डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो आगे क्या दिया है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन organism DNA sequence can lead to understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation। अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूँ, उससे तुम्हें पता लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर में आने वाले चैलेंजेस, जब हमें जीन्स के फंक्शन पता लग जाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा डिजीज़ क्यों होता है किसी सेल के अंदर और क्यों वो फैलता है। तो फिर हम उन जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिनकी वजह से वो डिजीज़ फैल रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर में क्या इसका उद्देश्य हो सकता है, जैसे कि अगर हमें एक हाइब्रिड प्लांट बनाना है, इस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस जीन्स को अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें, यानी कि ऐसे जीन जो किसी रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सपोज करो पेस्ट रेजिस्टेंस के जीन है, तो इस प्लांट के पास जैसे ही वो जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगे, इसके पास उस पर्टिकुलर पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी, है ना। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, नए नए हाइब्रिड वेराइटीज़ बना सकते हैं अपनी क्रॉप्स की। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ हो सकता है। एनवायरमेंटल रेमेडिएशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे एनवायरनमेंट में किसी किस्म का पॉल्यूशन फैल गया, पेट्रोलियम या तेल का रिसाव हो गया कहीं पर, तो उस पेट्रोलियम या तेल के जो फैल गया, सपोज करो ओशन में फैल गया, तो उसको वहाँ से क्लीन करने के लिए हमें एक ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके पास ऐसे जीन्स हों जो कि क्या कर सकें, ऐसे प्रोटीन बना दे जो उसको डाइजेस्ट कर दे, है ना, पेट्रोलियम को क्या करें वहाँ से हटा दें। तो इस तरह से हम उनके एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे देखो, इन्होंने कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल दिए। बैक्टीरिया, यीस्ट, सिनोरेप्टिडिस एलिगेंस, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड ड्रोसोफिला, प्लांट्स, राइस एंड अरेबिडोप्सिस हैव बीन सीक्वेंस्ड। ये कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं ह्यूमन बींग्स के अलावा जिनको सीक्वेंस कर दिया गया है। इसके बाद बात आती है मेथोडोलॉजी, यानी कि इसको किया कैसे है। इसको किया कैसे गया, अब आती है मेथोडोलॉजी। देखो, इसको करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे जीनोम में दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक तो कोडिंग और एक नॉन कोडिंग। कोडिंग यानी कि एक्सॉन, नॉन कोडिंग यानी कि इंट्रॉन। अगर हम सिर्फ एक्सप्रेस होने वाले जीन्स को ही सीक्वेंस करते हैं, यानी कि सिर्फ एक्सॉन्स को ही करते हैं, तो इस मेथड को कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अगर हम सिर्फ कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों की सीक्वेंस को पता लगाते हैं तो उसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद बात आती है BAC और YAC क्या होते हैं। सपोज करो कि किसी पर्सन ने अपना DNA सैम्पलिंग के तौर पर दिया है और हमें करनी है इसकी सीक्वेंसिंग। अब 3 × 10⁹ बेस पेयर को एक ही इंस्टीट्यूट में तो किया नहीं जा सकता, तो सबसे पहले किए जाते हैं इसके फ्रेगमेंट्स, यानी कि टुकड़े। इन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आप लोग इनकी सीक्वेंसिंग करके हमें बताओ। बाद में सारा डेटा एक जगह कंपाइल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था, इसमें भी ऐसा ही किया गया। दुनिया भर के अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ बड़े वैज्ञानिक थे, वहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स भेज दिए गए, वॉलंटियर के DNA के फ्रेगमेंट, और उसके बाद उनको सीक्वेंस कर लिया गया। इन फ्रेगमेंट्स को कैसे भेजा गया था, वेक्टर्स के अंदर। वेक्टर्स का मतलब होता है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल DNA which is circular and double stranded। डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम के बाहर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि वो खुद मल्टीप्लाई कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ORI प्रेजेंट होता है। जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस साइट को ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर डालकर, ये वेक्टर्स किसका काम कर रहे हैं? पेन ड्राइव्स का काम कर रहे हैं। ये जो डेटा है, इस डेटा को इस पेन ड्राइव के अंदर डालकर किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया? उस इंस्टीट्यूट को जहाँ पर कि उसको सीक्वेंस करना था। ठीक है, तो ये जो बुक में एग्जांपल्स दिए हैं, ये BAC और YAC, BAC और YAC, ये क्या चीज़ है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर्स के एग्जांपल हैं। यानी कि ये किसके एग्जांपल हैं? मोबाइल जेनेटिक डिवाइस के, जो इस डेटा को यानी कि इस DNA के फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करेगा उस जगह पर जहाँ पर कि हम चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो वेक्टर्स होते हैं, चूँकि इनके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इनके द्वारा हम इन फ्रेगमेंट्स यानी कि DNA के फ्रेगमेंट्स की जितनी चाहें उतनी कॉपी बना सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अब इन फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग की कैसे गई? इसका आंसर है, इनकी सीक्वेंसिंग की गई थी सेंगर मेथड से। इनकी सीक्वेंसिंग की गई सेंगर्स मेथड से। सेंगर मेथड में क्या किया गया? फ्रेडरिक सेंगर ने सीक्वेंसिंग के लिए एक तरीका निकाला जिसका नाम था, फ्रेडरिक सेंगर के नाम पर इसको सेंगर्स मेथड कहते हैं। उस मेथड में उन्होंने सीक्वेंसिंग का एक नया तरीका निकाला, उसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड। इसका पूरा नाम ये है सेंगर्स डाइडिऑक्सी, सेंगर्स डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है वो हम देखते हैं। सपोज करो ये DNA का फ्रेगमेंट है, इसकी हमें करनी है सीक्वेंसिंग। इसकी हम 4 कॉपी बना लेते हैं, 1 2 3 4। कौन से प्रोसेस से बनाएंगे? 1 से 4 कॉपी कैसे बनाएंगे? जैसे पेपर की हम फोटो कॉपी कर लेते हैं, उसी तरह से DNA की कॉपी कैसे बनाएंगे? एक डिवाइस होता है जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है कि DNA पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की तरह काम करता है कि वो एक DNA से बनाएगा 2 DNA, 2 DNA से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना, ऐसे वो आगे कॉपी बनाता रहता है। तो इसीलिए उसे चेन रिएक्शन कहते हैं। और काम करने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो इस डिवाइस में काम करता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हमने क्या किया? 4 कॉपी बना ली और इसके बाद भी हमने 4 टेस्ट ट्यूब। इसके बाद हमने ली 4 टेस्ट ट्यूब। अब इन टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं? एक एक DNA का वो फ्रेगमेंट जो हमने कॉपी किया था वो डाल देते हैं। इसके अलावा हम डालते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे, DATP, है ना, DCTP, DGTP और DDTP। अब देखो यहाँ पर फिर दूसरे वाले में हम क्या करेंगे? DATP, DCTP, DDGTP और DTTP। फिर
अगले में हम क्या करेंगे, DATP, DDCTP, DGTP और DTTP। इसके बाद अगले वाले में हम क्या करेंगे, DDATP, DCTP, फिर DGTP और फिर DTTP। इन सब में तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या किया है कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स में से एक न्यूक्लियोटाइड हर बार ऐसा है जिसमें कि डाइडिऑक्सी यानी कि DD है, बाकी सब क्या है, वो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जैसे यहाँ पर डाइडिऑक्सी T है, यहाँ डाइडिऑक्सी क्या है, G है, यहाँ डाइडिऑक्सी C है, यहाँ पर A है। और इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, हर एक में DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज और यहाँ पर भी DNA पॉलीमरेज। तो इससे होता ही है कि जो डाइडिऑक्सी वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप नहीं होता है ना। और दूसरी बात ये कि ये लिंक करने के लिए अगले न्यूक्लियोटाइड को सूटेबल साइट प्रोवाइड नहीं करते, जिससे वो प्रोसेस वहीं का वहीं टर्मिनेट हो जाता है। जैसे सपोज करो कि ये TTP है, ये जैसे ही जाकर जुड़ेगा तो उसके बाद अगले न्यूक्लियोटाइड को जुड़ने के लिए ये वो पोजीशन अलाउ नहीं करेगा, है ना। और इसके अलावा ये रेडियो लेबल्ड भी होता है। रेडियो लेबल यानी कि किसी रेडियो एक्टिव कलर एमिटिंग सब्सटेंस से लिंक होता है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर लाइट जो एमिट हो रही है वो है येलो कलर की, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर GTP है तो ये रेडियो लेबल, और यहाँ पर रेड कलर की लाइट एमिट हो रही है, यहाँ पर CTP है, यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट हो रही है, और यहाँ पर DDATP है रेडियो लेबल, और यहाँ पर लाइट जो एमिट होती है वो है ब्लू कलर की। तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे हम रिएक्शन मिक्सर बनाते हैं यहाँ पर, तो इस DNA की कॉपी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर सीक्वेंस थी A, B, C और G, इसकी सीक्वेंस ATCG थी। अब इसके सामने जैसे ही बनने लगेगा तो इसके सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनने लगेगा, तो A के सामने क्या आएगा, A के सामने आएगा DDTTP, है ना, ये DDTTP, और ये प्रोसेस यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे आगे बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए पॉइंट ही नहीं मिल रहा। इसके बाद ATCG था, तो अब दूसरे वाले केस की बात करते हैं। तो A के सामने आएगा T, ठीक है, T के सामने आएगा A, C के सामने आएगा G, और ये प्रोसेस यहीं टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर G कैसा है, DD वाला है जो कि आगे और पॉइंट अलाउ नहीं कर रहा है, और रेडियो लेबल है। तो उसके बाद आगे देखते हैं तीसरे वाले केस में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है C, T, A, G और C, यहाँ पर C पर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर C वाला जो है वो कैसा है, वो DD है यानी डाइडिऑक्सी है, आगे पॉइंट नहीं प्रोवाइड कर रहा अगले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए। इसके बाद आगे क्या आता है, सबसे पहले आएगा T, है ना, क्योंकि T यहाँ नॉर्मल है। इसके बाद आता है A, और A वाले पॉइंट का के लिए हो जाएगा टर्मिनेट। तो सीक्वेंस हमने कैसे पता लगाई कि T ने सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर ब्रेक किया था, है ना। सबसे पहली पोजीशन पर कहाँ पर प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये कौन सा कलर एमिट कर रहा होगा, यहाँ पर ये एमिट कर रहा होगा येलो कलर। तो इस पोजीशन पे हमें यहाँ पर येलो कलर, इसका मतलब क्या है कि T ने यहाँ पर आकर प्रोसेस को टर्मिनेट किया है, तभी वो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर येलो कलर। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे प्रोसेस कहाँ टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पर कौन सी कलर की लाइट हमें दिख रही होगी, यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट हमें दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी पोजीशन पे रिएक्शन यहाँ टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पर हमें लाइट दिख रही होगी रेड कलर की, और इसी तरह से यहाँ पर दिख रही होगी हमें ग्रीन कलर की। तो जब हम साइडवेज देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, कलर के बैंड्स दिखते हैं। सबसे पहले हमें कलर का बैंड दिखेगा येलो,
उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कलर का बैंड दिखेगा हमें ब्लू, तीसरी पोजीशन पे दिखेगा रेड और चौथी पोजीशन पे क्या दिखेगा हमें ग्रीन। तो इन कलर कोड्स को रीड करके हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर कलर से हमने क्या किया, अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड को लिंक किया। तो इन कलर कोड्स को कंप्यूटर प्रोग्राम्स रीड करते हैं। मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल करके बताया। आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो गए कि उसमें सैंपल डालो और वो सीक्वेंस को रीड करके और प्रिंट करके हमें मिनटों में दे देते हैं, है ना। तो उसका जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत वो यही है कि हर तरह के न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग कलर के क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से या फिर लेबल कर देते हैं या फिर रेडियो लेबल कर देते हैं। उसके बाद जहाँ पर वो प्रोसेस टर्मिनेट होता है उसको इस तरह से साइडवेज आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ना, और सीक्वेंस पता लगा ली जाती है। तो देखो सेंगर का मेथड हालांकि तुम्हारे सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मन में जिज्ञासा उठ सकती है कि किस तरह से टर्मिनेट किया जाता है ना। तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया। इसके बाद देखो सेंगर ने एमिनो एसिड सीक्वेंस का भी पता लगाया प्रोटीन्स में कि क्या एमिनो एसिड सीक्वेंस होती है बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम। इसके बाद देखो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स को यूज़ किया गया इन सब भी प्रोसेस के लिए। और क्रोमोसोम 1 जो था, जो कि आखिरी क्रोमोसोम था, ये मई 2006 में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, क्योंकि उसमें जीन्स की संख्या सबसे ज़्यादा थी। के बाद बात आती है, देखो नेक्स्ट पेज पर क्या क्या दिया है। अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव डीएनए, है ना। अब ये रिपीटेटिव डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझ सकते हैं कि ये जो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को बनाने का तरीका ये है कि हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये डीएनए को दोनों स्ट्रैंड पर कट कर देता है, और कट करने का कारण से इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। यानी कि कैंची की तरह काम करता है, डीएनए को दोनों स्ट्रैंड में कट लगाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनाए हैं। देखो क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स, यानी कि जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है और कट लगाता है, उन साइट्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स बताया जाता है। अच्छा, फिजिकल और जेनेटिक मैप्स क्या होते हैं? जेनेटिक मैप्स और फिजिकल मैप्स का मतलब है जीन्स का मैप, यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से जीन्स को लगाना, क्रोमोसोम्स के ऊपर अरेंज करना, उसको हम जेनेटिक मैप या फिजिकल मैप कहते हैं। अब बात आती है कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं ह्यूमन जीनोम की। सेलिएंट फीचर्स का मतलब है कि इम्पोर्टेंट फीचर्स, रिजल्ट क्या निकल के आए इस प्रोजेक्ट से। सबसे पहला रिजल्ट ये निकला कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स हैं। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, है ना। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट हैं एक ह्यूमन सेल के डीएनए में। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये था कि एक जीन में लगभग 3000 बेसिस प्रेजेंट हैं। 3000 बेस पेयर लंबी एक जीन होती है, लेकिन साइज वेरी करता है। लार्जेस्ट जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ी जीन कौन सी है। तो डिस्ट्रोफिन में कितने बेसिस हैं? 2.4 मिलियन बेसिस। 2.4 मिलियन डिस्ट्रोफिन में होते हैं। तीसरे नंबर पे है कि कितने नंबर ऑफ जीन्स है ह्यूमन बींग्स में? वो 30,000 होती है। इस समय 30,000 की एस्टिमेशन है। पहले इन्होंने क्या बताया था कि 20 से 25,000 था पिछले पेज पर जो लिखा था, लेकिन पहले जो अंदाज़ा लगाया गया था कि 80,000 से 1,40,000 तक हो सकती है।
तो वो बात काफ़ी कम निकली है ना, जितना अंदाज़ा था उससे काफ़ी कम निकली। 99.9% जीन्स सारे ह्यूमन बींग्स में सेम होती है, यानी कि जो डिफरेंस है इंडिविजुअल डिफरेंस सब लोगों में, वो सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है। अब बात आती है फंक्शंस नोन की। सिर्फ 50% जीन्स के फंक्शंस ही नोन है कि वो क्या करते हैं। इसके बाद सिर्फ 2% ऐसे हैं जो प्रोटीन्स कोड करते हैं। 2% कोड फॉर प्रोटीन्स। 50% के फंक्शंस नोन है, यानी अभी पता नहीं है, सिर्फ उनकी सीक्वेंस पता है, उनकी फंक्शन नहीं पता। फिर आता है रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक ऑफ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेटिव सीक्वेंस यानी कि ज़्यादातर क्या है, रिपीटेड है और कॉपी बनी हुई है। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम 100 to 1000 टाइम्स। जैसे सपोज करो कि अगर न्यूक्लियोटाइड है ए और ए को 100 टाइम्स रिपीटेड हमें मिल जाए, तो वो कैसा है, सैकड़ों बार रिपीट हो गया। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। तो वो दूसरी तरह से जेनेटिक्स के अध्ययन करने में हमारी हेल्प करती हैं। उनके फंक्शंस नोन नहीं है। क्रोमोसोम 1 में कितने जीन है, 2968 सबसे ज़्यादा जीन्स, और वाई में क्या है, सिर्फ 231। तो वाई सबसे छोटा क्रोमोसोम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्स्ट क्रोमोसोम सबसे बड़ा क्रोमोसोम। इसके बाद साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं 1.4 लोकेशन, 1.4 मिलियन लोकेशंस, ऐसी लोकेशंस जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के बेस पर डिफरेंस है, यानी कि बाकी सारी सीक्वेंस सेम है, बस एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है। ऐसी पोजीशंस को कहते हैं SNP, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म उसे कहते हैं। ऐसी पोजीशंस को कहते हैं SNP। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें बहुत सारी और भी दूसरी जानकारी मिलेंगी, जैसे कि ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करना, डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस का पता लगाना, यानी कि कौन सी सीक्वेंस किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुआ है, ठीक है, किस किस तरह से ह्यूमन्स का इवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद इस टॉपिक में लास्ट जो आता है वो है एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस, कि इसका फ्यूचर में इस तरह से एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है कि ये जो जानकारी इससे मिलेगी, इसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में दुनिया भर में क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि बायोलॉजिकल रिसर्च में, बायोलॉजिकल रिसर्च, क्योंकि जब हमें ये पता लग जाएगा कि किस जीन का क्या फंक्शन है किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, सिर्फ ह्यूमन नहीं किसी और ऑर्गेनिज्म के भी, तो हम उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद या उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करें। इसके बाद बात आती है they can study all the genes in a genome, for example transcript in a particular tissue or organ or tumor, how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks to orchestrate the chemistry of life। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ट्यूमर का दिया है कि जब हमें ये पता लग जाए कि ट्यूमर का फॉर्मेशन किन जीन्स के एक्टिव होने से होता है, किन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन से सेल साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ट्यूमर के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैंसर को ट्रीट भी किया जा सकता है और उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से फ्यूचर में हेल्थ के डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में जीन्स का फंक्शन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का या दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम सीक्वेंसिंग का एप्लीकेशन किया जा सकता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है,
ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर। जैसे किसी ऑर्गन में या टिश्यू में ट्यूमर बन गया तो उसके अंदर कितने तरह के ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग कर लिया, यानी कि कितने mRNA बनते हैं, कौन कौन से mRNA बनते हैं, कितने प्रोटीन्स बन रहे हैं, है ना, कितने DNA कोड हो रहे हैं। और इससे क्या पता चलेगा कि कौन से वाला ट्रांसक्रिप्ट या प्रोटीन एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल टिश्यू या ऑर्गन में नहीं पाया जाता। फिर उसका हम क्या कर सकते हैं, सूटेबल रेमेडिएशन कर सकते हैं। इसके बाद आती है DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये हम करेंगे कल।